बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जेबी। बेटा आज मैं जो एक्सरसाइज आप लोगों के सामने सॉल्व करने वाला हूँ वो है 8.1। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी पेपर में लॉन्ग भी यहाँ से आया है, 2 लॉन्ग यहाँ से आए हैं, शॉर्ट यहाँ से आए हैं। तो आसान एक्सरसाइज है। अगर कोई बंदा इसको कॉन्सेप्ट उसके ठीक होते हैं तो इसको सॉल्व करना इतना मसला नहीं होता। 8.1 बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है या ग्रेडियंट फाइंड करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ना बेटा वो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि स्लोप या ग्रेडियंट बोलते किसको हैं, और इंक्लाइनेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड, इसका मतलब होता है एंगल। तो एंगल हमें गिवन है और स्लोप या ग्रेडियंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको स्लोप के बारे में बता दूँ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मसला नहीं है। तो बेटा मिसाल के तौर पर ना आपके पास ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कोई लाइन अगर मैं इधर ड्रा करता हूँ, फर्ज करो ये लाइन ड्रा करता हूँ, तो मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि इस लाइन पर चलना, इस वाली लाइन पर, ये जो नीचे वाली लाइन है इस पर चलना बहुत ज़्यादा आसान है। इट मीन्स कि इसका कोई स्लोप नहीं है, इसकी कोई चढ़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है इसकी। उसकी निस्बत इस लाइन पर चढ़ना जो है वो मुश्किल है, तो इसका मतलब इसका क्या है, स्लोप है। और अगर आप इस लाइन को देखो तो इस लाइन पर चढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए फिर हम लोग कहते हैं कि इसका स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। हम लोग नहीं बता सकते कि इसकी जो चढ़ाई है वो कितनी है। सो आसान लफ्ज़ों में जितना किसी लाइन का स्लोप होगा उतना ही उस लाइन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई रूल नहीं मैं बता रहा। इस लाइन पर चलना बिल्कुल ईजी है, सो इसका स्लोप बिल्कुल भी नहीं है। अगर इधर को देखेंगे तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इस लाइन की निस्बत इसका स्लोप ज़्यादा है, और इस लाइन की निस्बत इसका स्लोप और भी ज़्यादा है। क्योंकि इस पर चलना मुश्किल है तो इस पर बहुत मुश्किल है, और इसका स्लोप हमें पता ही नहीं है कितना है क्योंकि ये इसका स्लोप अनडिफाइंड है। वी डोंट नो कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू वर्क ऑन दिस लाइन। सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये देखें, फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मैंने बोला है एंगल को। तो बेटा एक फार्मूला है हमारे पास स्लोप का, इसको इस चैप्टर में ढेर सारे फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे, और वो ये, उसको रिप्रेजेंट हम स्लोप को एम से करते हैं। तो एम इज इक्वल टू है tan थीटा। तो इस फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यूज़ लिखते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर इसका मैं पार्ट अगर 1 सॉल्व करना चाहूँ तो हमें इंक्लाइनेशन दिया हुआ है कि वो 0 है। तो मैं अगर क्वेश्चन इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट करूँ तो एम होगा tan 0, और tan 0 जो है वो 0 ही होता है, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो इनमें आप सिर्फ एक सिंपल काम करेंगे। ये जो फार्मूला गिवन है, ये जो मैंने लिखा है, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आंसर्स आते जाएंगे। तो आसान से है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मेथड बता दिया है, तो बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ना। फाइंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। अब हमने फाइंड करना है, और हमें दिया क्या हुआ है, स्लोप, मतलब एम हमें दिया हुआ है, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, और ये भी एम है, और उसका एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट 1 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 है। तो हमें फाइंड इंक्लाइनेशन यानी एंगल फाइंड करना है, और हमें क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो फार्मूला है वो है कि m इक्वल्स टू है tan थीटा। तो थीटा क्या होगा बेटा, वो तो हमारे पास होगा tan इनवर्स और m। देखिएगा tan इनवर्स आ गया बेटा, वैसे का वैसे m हमें गिवन है क्या है, 0 है, तो थीटा की वैल्यू भी हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे, बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, इसका सेकंड पार्ट भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। बस एक बात का ख्याल रखना है कि एंगल जो है ना वो कभी भी माइनस में नहीं आता।
अगर एंगल माइनस में आ जाए तो आपको जो आंसर लाना है वो 180 में से माइनस करके लाना है। क्यों लाना है, कैसे लाना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी आपके लिए समझने की चीज़ नहीं है। सिंपली आप ये बात जहन में रखिएगा कि एंगल माइनस में नहीं होता, और अगर एंगल माइनस में आया तो हम लोग उसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, बाकी के 2-3 पार्ट हैं वो खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं सारे क्वेश्चन आपको मुकम्मल सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। वो है कि ये देखिए, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइंस, यानी ये जो लाइंस हैं जिनके पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट, उसका एंगल भी फाइंड करना है और उसका इंक्लाइनेशन भी हमने क्या करना है, यानी ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, इंक्लाइनेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए हमें दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, ए और उसकी वैल्यूज़ हैं 2 और 6, और बी भी गिवन है जिसकी वैल्यूज़ हैं 5 और 8। तो बेटा मैं करूँगा क्या, मैं इस फार्मूला की मदद से एम का, यहाँ पे एक और फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, उस फार्मूला की मदद से हम लोग एम फाइंड कर लेंगे। फिर एम को tan थीटा के फार्मूले में लिख के हम लोग क्या करेंगे, एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला बेटा जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे आगे स्लोप के लिए, वो ये वाला फार्मूला है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें बेटा, ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2। तो बेटा m की वैल्यू y2 क्या हुई आपके पास 8 हो गई, y1 क्या हो गया 2, x2 क्या हो गया 5 और x1 क्या हो गया 2। तो हमारे पास m आ रहा है बेटा 6/3, तो m हमारे पास जो है वो आ रहा है 2। तो ये m हमने फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूले को हम लोग tan थीटा में पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइंडिंग थीटा। तो हमें पता है कि m का एक फार्मूला ये भी होता है tan थीटा। थीटा क्या होगा बेटा, वो होगा tan इनवर्स और m, tan इनवर्स लिखेंगे बेटा, m की वैल्यू क्या है वो 2 है। तो कैलकुलेटर पे जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट पे। जिसकी वैल्यूज हमें दी हुई है, सी दिया हुआ है -2 और 4, और डी दिया हुआ है 1 और -3। तो अगेन बेटा इसका पहले स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग। m का फार्मूला मैं लिखता हूँ y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लिया करें x1 और y1, x2 और y2। y2 हुआ -3, y1 हुआ 4, x2 हुआ बेटा 1 और x1 हुआ -2। माइनस आया फार्मूले वाला और ये -2 जो 2 के साथ है, तो y2 माइनस y1 आ गया। तो बेटा m आपके पास आ रहा है -7/3, ये आपके पास आ रहा है। अब इसको बेटा उसी फार्मूले में हम फाइंडिंग इंक्लाइनेशन यानी कि एंगल फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि फार्मूला क्या है, tan थीटा जो है m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू, सॉरी एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, tan इनवर्स m इज इक्वल टू इंक्लाइनेशन। tan इनवर्स जो है ना बेटा हमारे पास वो वैसे ही आ गया, m की वैल्यू क्या है -3/2। कैलकुलेटर के ऊपर आप ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ई हमें दिया हुआ है 5 और -2, एफ हमें दिया हुआ है -2 और -3। अगेन बेटा पहले एम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एम फाइंड करना है और इंक्लाइनेशन फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं एम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
m इक्वल्स टू x2 माइनस x1 m का फॉर्मूला लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 बेटा यहाँ पे लिख लिया करें, x1 है, y1 है, x2 है और y2। -3 माइनस -2, x2 बेटा -2 है और माइनस का 5 आ जाएगा। तो आपके पास m का आंसर आ रहा है -3 + 2 और माइनस का 7, और m आ रहा है -1/-7 और m का आंसर आ रहा है 1/7। ठीक है। अब अगर आप लोगों को इंक्लाइनेशन फाइंड करना है तो वो होता है m = है tan थीटा। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स और m। कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक होगा, उसमें आप लोग शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। m की वैल्यू 1/7 पुट कर देंगे आप लोग, तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। याद रखिएगा कि एंगल माइनस में नहीं होता। अगर यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा हो तो आपने उसको 180 में से माइनस करके तो फिर आंसर उसका देना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ से कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बेटा उन्होंने बताया हुआ है कि a की वैल्यू दी हुई है और वो बताई हुई है -2 और 6, और b की वैल्यू बताई हुई है 7 और -3। और हमें उन्होंने ये देखें ये पूछा है कि a की वैल्यू बताया है, एक लाइन है, उस लाइन का एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है। तो हमने स्लोप फाइंड करना है किसका, एक और लाइन का। वो लाइन इस लाइन ए बी के क्या हो, पैरेलल हो, उसका स्लोप क्या होगा, और वही लाइन अगर ए बी के परपेंडिकुलर हो तो फिर उसका स्लोप क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ, फर्ज करो एक लाइन ऐसे है, इसका नाम है ए बी। ठीक है, ये फर्ज करो अर्थ का पॉइंट है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब एक और लाइन है, उस लाइन का मैं नाम नहीं पता, बस एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। वैल्यू हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए के और बी के, यानी ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे और बी की यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं, स्लोप हमें एक और लाइन का फाइंड करना है, लेकिन उस लाइन के बारे में क्या है कि वो लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप क्या होगा, इस लाइन का भी होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन्स का स्लोप इक्वल होता है। इसी के सेकंड पार्ट में ये बताया हुआ है कि फर्ज करो ये लाइन जो ए बी है, फर्ज करो यहाँ पे वो ए बी, यही वाली लाइन। अब आप इसके बी पार्ट में ये बोला हुआ है कि आप एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करो जो इसके परपेंडिकुलर है। फर्ज करो उस लाइन का नाम हमें नाम पता नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका नाम फर्ज करो सी डी है, तो हमें उसका स्लोप फाइंड करना है। यानी वैल्यूज़ हमें ए बी की गिवन है, स्लोप हमें सी डी का फाइंड करना है, और बताया क्या हुआ है कि वो सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम स्लोप ए बी का ही फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ जो ए बी की हैं, तो स्लोप ए बी का ही फाइंड होगा। लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो उस लाइन का स्लोप बन जाएगा जो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इजी वर्ड्स में ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे और वही स्लोप उस लाइन का भी होगा जो उसके पैरेलल है। इस केस में, परपेंडिकुलर केस में, ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे और उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल उस लाइन का स्लोप होगा जो इस ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। केस ए, पहले वाला केस पैरेलल टू ए बी, ठीक है, स्लोप में ए बी का ही फाइंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें ए बी, इसके सबस्क्रिप्ट में y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा। y2 ये देखें, x1 y1 लिख लिया करें तो बेहतर है। y2 माइनस y1 मतलब -3 और माइनस का 6, और बेटा x2 माइनस x1 7 माइनस और माइनस का 2। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ रहा है -9/9, तो स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे
एज लाइन्स आर पैरेलल सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। तो इन केस में यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस जो हमारा रिक्वायर्ड स्लोप है वो भी क्या होगा, -1 ही होगा। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 20 का जो पार्ट है वो ये है कि परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे स्लोप तो ज़रा वही यूज़ होना है जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि ए बी के पॉइंट्स वही हैं तो स्लोप वही रहेगा। बल्कि चलिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए इसको। एम ए बी वुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास हो जाएगा -3 -6 7 -2। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो रिक्वायर्ड स्लोप विल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ए बी। ये लाइन लिखेंगे और उसके बाद आप लिखोगे कि जो हमें रिक्वायर्ड स्लोप है वो नेगेटिव भी होगा और रेसिप्रोकल भी होगा, किसका, ए बी का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप, -1 आया और ए बी का अपना स्लोप भी क्या है, -1। इस -1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका रिक्वायर्ड स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक हो गया। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये रहा, x फाइंड करना है इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज 4। यानी पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्लोप दिया हुआ है। तो पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है। पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है ना x, यानी 3 के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें स्लोप भी दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, वो x करना है। तो वही मैं स्लोप का फार्मूला यूज़ करूँगा और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड कर दूँगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, a की वैल्यू दी हुई है हमें 3 और x, ये x मैंने फाइंड करना है। b की वैल्यू दी हुई है 5 और 8। इसके अलावा m हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो बेटा मैं फार्मूला यूज़ करूँगा स्लोप का ही, m इक्वल्स टू है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करता हूँ, m की वैल्यू तो गिवन है 4 हो गई, y2 कितना हो गया 8 माइनस y1 क्या है x। ये देख लें x1 y1 x2 और y2। तो x1 जो है y1 जो है हमारे पास वो x है डिवाइडेड बाय x2 कितना हो गया 5 और x1 कितना हो गया 3। तो 4 इक्वल हो गया 8 माइनस एक्स बाई 2 के। तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएं, वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, ये आगे 4 2 ज़ार 8 हो गया, 8 माइनस एक्स। एक्स फाइंड करना है हमने, तो इसको इधर ले आओ, 8 को उधर ले जाओ। तो x माइनस एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वैल्यू जो थी, जो हमने फाइंड करनी थी, जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे एक्चुअल में क्या था 0 होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी लाइन लेना चाहते हैं जिसका स्लोप क्या है वो 4 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो फिर इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा। यही हमसे उन्होंने पूछा भी था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे मूव कर रहा हूँ। उसमें हमने क्या करना है बेटा, ये देखें क्वेश्चन 6, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर
पैरेलल। के की वैल्यू फाइंड करो, दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। इन पॉइंट्स में से एक लाइन इन पॉइंट्स में से गुजर रही है, दूसरी लाइन इन पॉइंट्स में से गुजर रही है और वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है जब ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा था कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं इनका स्लोप अलग से निकाल लूँगा, इनका स्लोप अलग से निकाल लूँगा, तो उन स्लोप्स को इक्वल रख के मैं वहाँ पे क्या करूँगा, के की वैल्यू फाइंड कर दूँगा। तो ये मेरा तरीकाकार होगा। क्वेश्चन में आपके सामने मैंने बोल दिया, मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास है KO2, बी की वैल्यू है 3 और 5 एंड सी की वैल्यू है 5 और 1 और डी की वैल्यू है 8 और 7। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो के है ना, ये फाइंड करना है। मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैं इन दोनों का स्लोप फाइंड करूँगा, इन दोनों का स्लोप फाइंड करूँगा अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। चूँकि लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स को इक्वल रख के के की वैल्यू फाइंड कर दूँगा। तो मैं बेटा यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, तो स्लोप मैं फाइंड कर रहा हूँ इस जगह पर ए बी का, और वो क्या होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पर मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ सी डी का, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और वो है जी y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 5 माइनस 2, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस और k। सिमिलरली बेटा मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ सी डी का, y2 मतलब 7 माइनस 1 हो गया और x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 5 हो गया। तो बेटा ये तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको मैंने नहीं सॉल्व किया था, ये आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करूँगा। ये बेटा 6 आ गया और 8 में से 3 चले गए तो 5 3 चले गए तो 3 आ गया, तो सी डी का स्लोप आ रहा है 2। ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। अगर आप ऊपर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये निकल सकती है वैल्यू, वो भी 3 है और 3 माइनस के है। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया सी डी का, ये स्लोप आ गया ए बी का। चूँकि लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स के होंगे इक्वल, तो इक्वल रखे तो के की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा एज लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप्स विल बी इक्वल। सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि जो स्लोप है लाइन ए बी का वो इक्वल होगा किस स्लोप के, सी डी के स्लोप के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 3/3 माइनस के इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस के, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 माइनस के हो गया, माइनस 2k हो गया। तो 2k को इधर ले आए, 3 को उधर ले जाएं, तो 2k इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 2k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, मुझे इसमें डाउट है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा। 8.1 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखें कि के की वैल्यू, मैंने सी की वैल्यू जो 5 और 1 थी, सी की वैल्यू 5 और -1 थी, जबकि मैंने यहाँ पे क्या ली हुई है, प्लस का 1 ली हुई है। ये गलती कहाँ पर आगे गई होगी जी, x2 माइनस x1, यहाँ पे ये प्लस हो गया होगा, यहाँ पे ये 8 हुआ होगा, तो ये हमारे पास 8/3 आया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा था इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ आपको। एम स्लोप ए बी का इज इक्वल टू है स्लोप किसके, सी डी के, 3 इंटू 3/k हो गया, और ये हमारे पास आ रहा है जी 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार क्या,
3 हो गया, 8 × 3 माइनस के हो गया। ये बेटा आ गया 9, ये आ गया 8 × 3 = 24 माइनस 8 के। मूव करवाएं बेटा इनको, 8 के इधर आ गया, 24 माइनस 9 आ गया, तो 8 के आ गया आपके पास 24 में से 9 गए तो 15, तो हमारे पास के क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15/8 हो जाएगा। और हमारे पास आंसर भी इसका 15/8 ही है, ये देखिए ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उसमें भी हमने क्या करना है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू P, Q, R और S आर परपेंडिकुलर। तो K की वैल्यू फाइंड करनी है, P में K नहीं है, Q में नहीं, R में ये यहाँ पे K है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं एक ही तरीका यूज़ करूँगा जो भी यूज़ किया है कि इन P और Q का स्लोप फाइंड कर दूंगा, R और S का स्लोप फाइंड कर दूंगा, लेकिन लाइंस चूँकि परपेंडिकुलर हैं तो इनमें से इन स्लोप्स, ये दोनों स्लोप इक्वल नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे। इक्वल रख के तो उसके बाद इनको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, एहतियात से लिख रहा हूँ क्योंकि पहले एक बार मैं गलत कर चुका हूँ। वैल्यू P की वैल्यू हो गई, फिर Q आ गया 4 और 7, R की वैल्यू मेरे पास हो गई बेटा 2 और K, और यही K मैंने फाइंड भी करना है। इसके अलावा S की वैल्यू है मेरे पास 7 और 10। बेटा लाइन लगाता हूँ मैं, स्लोप्स फाइंड कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर हो गया स्लोप PQ, फार्मूला हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 बेटा ये रहा x1, y1, x2 और y2, ठीक है। y2 बेटा 7 है, y1 2 है, x2 बेटा 4 है और x1 माइनस का 1 है। तो स्लोप आपके पास आ रहा है 5/5 और स्लोप आपके पास आ रहा है 1 PQ का स्लोप। अब इसको फाइंड करते हैं बेटा, स्लोप ऑफ RS को। फॉर्मूला बेटा वही रहेगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 बेटा 10 हो गया, देखो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की, तो y2 10 हो गया और y1 के हो गया जो हमने फाइंड करना है। x2 बेटे 7 हो गया और x1 क्या हो गया 2 हो गया, तो ये आ गया 10 माइनस k/5, ये भी निकल आया। अब मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखूंगा परपेंडिकुलर लाइंस वाली, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये साइन डाला है मैंने परपेंडिकुलर का, सो देयर slopes will be equal to negative reciprocal of each other। यानी एक स्लोप आप लेते हो तो दूसरे को नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, अगर दूसरे वाला लेते हो तो पहले को नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा कि जो स्लोप है कौन सा RS, वो इज इक्वल टू होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ PQ के। मैंने PQ का नेगेटिव रेसिप्रोकल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है PQ जो है उसको लिखना आसान है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ 1 है। आप इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये होगा कि यहाँ पे 10 माइनस k/5 लिखोगे तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा, इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। मुझे ये पता था तो मैंने ये आसानी के लिए कर लिया। तो मैं RS की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो मेरे पास क्या है 10 माइनस k/5 इज इक्वल टू -1, और PQ का स्लोप मेरे पास क्या है बेटा, वो ऑलरेडी 1 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस k/5 हो जाएगा -1, इसको उधर ले जाए, 10 माइनस k -1 मल्टीप्लाई बाय 5
10 माइनस के हो जाएगा माइनस का 5, 5 को इधर ले आए, के को उधर, तो 10 + 5 इज इक्वल टू के। तो के का आंसर आपके पास आ जाएगा 15। इसका मतलब ये है कि ये जो के हमें y1 दिया हुआ था, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करना चाहते हैं, अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो फिर इसका मतलब है कि के की वैल्यू क्या होगी, वो 15 होगी। चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर। ये देखिए बच्चे, ये के, ये आपके पास आ गया 15, ये वाला ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा क्या है। यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स एक्स वाई जी आर कोलिनियर। तो ये आसान सा, ये हम इनके स्लोप्स फाइंड करेंगे। अगर तीनों स्लोप्स इक्वल हुए तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट्स बेटा हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 और -3, वाई की वैल्यू दी हुई है 4 और 7, और z की वैल्यू दी हुई है 6 और 12, और हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो मैंने आपसे ये अर्ज करा था कि हम इनके स्लोप फाइंड करेंगे, एक्स वाई का स्लोप, वाई जी का स्लोप और जी एक्स का स्लोप। अगर ये तीनों स्लोप्स इक्वल हुए तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो पहले मैं दो स्लोप यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ एक्स वाई यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ वाई और जी यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ठीक है। देखते हैं स्लोप क्या आ रहे हैं इनके वैल्यूज पुट करके। y2 बेटा क्या हो गया 7 माइनस -3, और x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0। तो जो स्लोप आपके पास एक्स वाई का आ रहा है वो आ रहा है 10/4। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करूँगा तो वो मेरे पास हो जाएगा 5/2। ठीक हो गया। इसका स्लोप फाइंड करता हूँ बेटा। y2 yz का फाइंड कर रहा हूँ बेटा। तो ये वाला y2 होगा, ये y1 होगा। तो 12 माइनस 7 आ जाएगा बेटा। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो बेटा 12 में से 7 गए तो ये भी 5 आ गया, 6 में से 4 गए तो 2 आ गया। तो फिलहाल ये स्लोप क्या आ गए, ये दो के स्लोप इक्वल आ गए। जेड एक्स का मैं आगे फाइंड कर देता हूँ। स्लोप मुझे फाइंड करना है बेटा z का और x का। फार्मूला मैं लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ z की और x की। क्वेश्चन नंबर 8, z और x, y2 मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ पहले। x की वैल्यू है 0 और -3, और z की वैल्यू है 6 और 12। जी एक्स 0 और -3, 6 और 12। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बेटा 12 माइनस -3 हो गया, और 6 माइनस 0 हो गया। ये 15 आ गया, ये 6 आ गया। 3 पे अगर इनको मैं कट करूं तो 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6। तो ये भी देखें स्लोप वही आ गया। सो मैं लिखूंगा कि एज स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी, और वो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ जी और एक्स। ये तीनों स्लोप्स इक्वल हैं। एज दी स्लोप्स आर इक्वल, सो these points are कोलिनियर। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो भी यही क्वेश्चन है, कोलिनियर वाला ही, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात है। वो ये कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर p q r ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो मैं ये करूँगा कि स्लोप्स फाइंड करूँगा जिन, और उनमें से कोई से दो स्लोप्स इक्वल रख के
तो वहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। वजह मुझे उन्होंने बता दिया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स में स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब स्लोप्स को इक्वल रखूँगा तो y की वैल्यू खुद ब खुद क्या होगी, वो फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वैल्यूज़ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। p मुझे गिवन है बेटा, p की वैल्यू है 4 और y, q की वैल्यू है 5 और 2, और r की वैल्यू भी है, वो मेरे पास है 6 और 2y + 1। ठीक है, तो मुझे कोई से तीनों स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर दो स्लोप्स मेरे पास आ गए और उन दोनों में y आ रहा हुआ तो मैं उनको इक्वल रख के तो वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं दो स्लोप यहीं पे निकाल लेता हूँ। पी क्यू हो गया y2 - y1 और x2 - x1। y2 देखो बेटा 2 हो गया, 2 - y, और x2 - x1 तो वो हो जाएगा 5 - 4। तो मेरे पास जो स्लोप आ रहा है पी क्यू का वो आ रहा है 2 - y/1। वो 1 लिखो या ना लिखो, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देख लो, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था और ये y2 था। तो y2 - y1 तो 2 - y, और x2 - x1 तो 5 - 4। अब मैं बेटा फाइंड कर रहा हूँ स्लोप कौन सा जी, आपके सामने क्यू आर का, और फार्मूला तो बेटा वही रहेगा जो है y2 - y1 और x2 - x1। y2 बेटा, अब के इस केस में ये 1 1 हो गए हैं और ये x2 हो गया और ये y2। तो y2 - y1 मतलब 2y + 1, ये -y1 तो y1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाय x2 - x1 तो 6 - 5। ये 2y आ गया, माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 ही आ जाएगा। ये देखिए कैसे किया है इसको मैंने, +1 में से -2 जाएगा तो 1 आएगा और साइन किसका आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक है, तो अब ये दो स्लोप आ गए, दोनों में y आ रहा है। तीसरा स्लोप फाइंड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम लिखेंगे एज पॉइंट्स आर कोलिनियर सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। तो आपको वो तीसरा स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हम लोग जो है ना इनको इक्वल रख के तो फाइंड कर सकते हैं। कोई अगर फाइंड कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा आया 2 - y, नीचे वाला मन ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है, 2y - 1। तो हम ऐसा करते हैं कि y वाले एक तरफ कर लेते हैं और दूसरे एक तरफ कर लेते हैं। माइनस का 1 इधर आया तो वो प्लस का 1 हो गया, 2y यहीं पे, ये माइनस का y गया तो वो भी क्या हो गया, प्लस का y। 3 = हो गया 3y, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3/3, तो y आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखें 1 ही इसका आंसर है, y की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके सामने। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 देखें, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्लोप की मदद से हमने ये प्रूव करना है। मैं यही करूँगा, 3 स्लोप फाइंड करूँगा। राइट एंगल का मतलब होता है कि उसमें एक लाइन परपेंडिकुलर है। अगर उसमें एक लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कोई से दो स्लोप ऐसे होंगे जो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो मैं तीनों स्लोप फाइंड करूँगा और उसमें चेक करूँगा कि कौन से दो स्लोप्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा कि ये ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसके अंदर एक लाइन 90 डिग्री की है, मतलब इसमें एक लाइन परपेंडिकुलर है। तो ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ। ए की वैल्यू है 3 और -1, बी की वैल्यू है -5 और -5, और सी की वैल्यू है 1 और 3। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं इनके तीनों के स्लोप्स फाइंड करूँगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो स्लोप्स के केस में परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, कब होती है, जब दो स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं स्लोप्स फाइंड करूँगा, अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ दो स्लोप्स एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसके अंदर परपेंडिकुलर है,
इसका मतलब ये है कि 90 का एंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे दो स्लोप फाइंड कर देता हूँ। एक मैं स्लोप ए बी यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। और यहाँ पे मैं स्लोप बी सी फाइंड कर देता हूँ, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 माइनस का 5 और माइनस माइनस का 1, माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस 5 प्लस 1, माइनस का आ गया 8, माइनस 4 बाई माइनस 8। तो स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास आ रहा है 1/2। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब मैं बेटा दूसरा स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, बी सी का y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस 5, 1 माइनस माइनस 5। तो ये ऊपर 8 आ गया, नीचे मेरे पास 6 आ रहा है। तो ये मेरे पास बन रहा है 4/3। ठीक है, ये दोनों स्लोप्स फाइंड हो गए, लेकिन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। अब मैं ए सी का या सी ए का स्लोप फाइंड करता हूँ। वैल्यू मैं लिख लूँ सी की वैल्यू और ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मेरे पास 3 और -1 है, सी की वैल्यू मेरे पास 1 और 3 है। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। थ्री आया बेटा, माइनस माइनस का 1 आ गया, x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 3 आ गया। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, तो स्लोप ऑफ सी आ गया 2। ठीक है, अब आप देखें एक स्लोप आया हुआ है 1/2। ठीक है, और एक जो स्लोप है वो आया हुआ है -2। तो क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं? तो आंसर इज यस। देखो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2, तो ये 2 ही है, और इसके साथ क्या है? माइनस भी है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल भी हो गया। तो मैं इस तरह से बोलूँगा इसको कि एस स्लोप ऑफ ए बी is equal to negative reciprocal of slope of CA. So there is a perpendicular line. It means it is right angled triangle. ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ना दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 हो तो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल को शो करती है। वो भी ज़ाहिर ऐसे ही है कि अगर ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? -1 आ रहा होगा। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स is equal to -1 in right angled triangle। तो ट्राइंगल, तो देखिए मैं स्लोप ले रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करता हूँ। ए बी की वैल्यू क्या थी स्लोप की? ये रही 1/2 थी, ये देखिए। तो ये 1/2 आया, मल्टीप्लाई मैंने सी ए से कर दिया। सी ए की वैल्यू क्या है? -2। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 1 ज़ार क्या हो गया? -1। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ये सेकंड वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो ये वाला भी ठीक है। ये वाला तरीका मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन तो इसलिए ये वाला फॉलो करना बेहतर है। लेकिन अगर किसी को इस तरह से समझ में आता है तो ये भी ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। आप देखिए ना, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो गया?
मल्टीप्लाई, तो मैंने भी तो यही काम करवाया है ना, दो स्लोप्स को इक्वल कराए और वो किसके इक्वल आ रहे हैं, -1 के। सो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1, इट मीन्स दैट इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है कि 90 का एंगल होता है और वो राइट एंगल ट्रायंगल की। बुक में भी ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें कि दो लाइंस का, दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 है तो इसका मतलब होता है कि वो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो किसी को ये याद रहता है तो ऐसे ठीक है, जैसे मैंने करवाया, अगर आपको वैसे समझ में आ गया तो वैसे भी ये ठीक हो गया। ओके हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 10। अब तक के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 सॉल्व करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा।